और आइए दूसरे इस सत्र की हम शुरुआत करेंगे। किस तरह से पहला सत्र रहा है और दूसरा सत्र का अगर हम जिक्र करें, महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि शिक्षा पर भी बात हुई। आइए तारफ मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ मिस्टर कैलाश अग्रवाल जी हैं, आप एमडी हैं के फाइबर ग्रुप के। आपका भी बहुत स्वागत है। एक संक्षिप्त परिचय आपसे करा देता हूं। कैलाश जी की शुरुआत जो है एक सफल उद्यमी और समाज सेवी की पहचान पूरे खरगोन में आप रखते हैं। साथ ही कैलाश अग्रवाल जी का व्यक्तित्व पूरे मध्य भारत के लोगों के लिए मिसाल भी कायम कर रहा है। ऐसे आप रत्न हैं जिसकी चमक ने अनगिनत लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाई है। ये उद्योग जगत में आप कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, इसके साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आपने योगदान दिया है। आज आपके सफर के बारे में हम जानेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। और आइए इस क्रम में मेरे साथ सरिता महाजन जी भी मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं गोकुलदास पब्लिक स्कूल की। ये स्कूल किस तरह से काम कर रहा है, आइए आपसे परिचय भी करवा देता हूं। एक शिक्षित नारी के नेतृत्व में आपके करियर की शुरुआत हुई, सफलता तक आज आप पहुंची हैं और आप संस्था भी चला रही हैं। आपके अगर जिक्र करें तो इनके ट्रस्ट ने खरगोन जिले में एक ऐसा शिक्षण संस्थान दिया जहां शिक्षा के साथ छात्रों के भविष्य के निर्माण के लिए भी कई महत्वपूर्ण चीजें आपने शुरुआत की हैं, जिसमें स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं, साथ ही कई महत्वपूर्ण और फैसिलिटीज जो हैं वो भी आप दे रही हैं। साथ ही आप भविष्य निर्माण बच्चों का किस तरह से हो सके सम्यक चीजों के साथ उस पर आगे बढ़ रही हैं। बहुत स्वागत है सरिता जी आपका। आपसे भी चर्चा की आज शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत कैलाश जी मैं आपके साथ ही करूंगा। और जिस तरह से मैं सामाजिक क्षेत्र का जिक्र कर रहा था, यूं हम देखते हैं कि आज शहरों में देखिए, मेट्रो सिटीज के अगर हम हाल देखते हैं तो यूं तो दुनिया में लोगों का बड़ा मेला है, लेकिन फिर भी हर कोई अकेला है। ऐसे अकेलेपन की दौड़ में अगर आप समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज सेवा का ये भाव कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आप अतीत को समाज सेवा के क्षेत्र में देखते हैं सर? यह कोई बहुत नई बात नहीं है। यदि आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं जी, तो सनातन धर्म में 4 हिस्से किए जाते हैं कि एक आपको लोन देना है, एक आपका खुद का भरण पोषण करना है, एक उधार चुकाना है और एक समाज के लिए करना है। एक आपको अपने बच्चे के लिए, एक अपने माता पिता के लिए, एक स्वयं के लिए और एक हिस्सा आपका समाज सेवा के लिए। और लगभग यह परंपरा बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, इसलिए कोई नया काम ऐसे है नहीं। यह तो जब आक्रांता हमारे यहाँ आए और अंग्रेज़ों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किए, उसके बाद इस परंपरा में टूट हो गई। नहीं तो आपने बिरला की धर्मशाला या अन्य जितने भी उद्योगपति बड़े छोटे हैं वो आपने जगह जगह देखे होंगे पूरे देश में, और आज भी हैं। और जो सेठ जिनको उपनाम दिया जाता था, तो सेठ चाहे जिसको नहीं दिया जाता था कि जो व्यापार कर रहा है वो सेठ हो गया। सेठ की एक परिभाषा होती थी कि उनने कितने कुएं बनाए, कितनी बावड़ी बनाई, कितने पौधे लगाए और कितने सामाजिक काम किए, उसका क्राइटेरिया होता था, तब वह व्यक्ति सेठ कहलाता था, चाहे जो व्यक्ति सेठ नहीं होता था। तो सामाजिक जिन्होंने काम किए हैं वो आपने अतीत भी बताया, लेकिन चूंकि आप एक बड़े व्यवसायी भी हैं, लेकिन व्यवसायी से पहले मुझे लगा कि समाज सेवा के बारे में पूछना चाहिए। व्यवसाय पे अगर मैं संक्षिप्त में जानने की कोशिश करूं, क्या क्या इस समय आप कर रहे हैं जो सामाजिक क्षेत्र के साथ व्यवसाय में भी आप आगे बढ़ रहे हैं? व्यवसाय में चूंकि हम खरगोन जिले में निवास करते हैं और खरगोन जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला है। सामान्यतः जैसे अगर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में अलग अलग जिले अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। यदि आप बालाघाट में जाएंगे तो मैग्नीज की खदानें हैं, झाबुआ में मैग्नीज की खदानें हैं, कटनी में जाएंगे तो बहुत सारी दूसरी खदानें हैं, दालें हैं, दलहन है, मतलब आप होशंगाबाद, पिपरिया, वहाँ दलहन है। हमारे यहाँ पर कपास है, मिर्ची है, चना है, मक्का है। तो हमको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर ही फोकस करना होता है और उसी की जो उत्पाद हैं उसी दिशा में हमको जाना अनिवार्य होता है। तो उस दृष्टि से हमारा पूरा परिवार एग्रीकल्चर से 1926 से यहाँ पर उस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। हमारे दादाजी
वहाँ पंजाब से यहाँ आए थे। उस समय में जो अब पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और छोटे दादाजी यहाँ खरगोन में व्यापार करते थे, और उन्होंने यहाँ पर घी का व्यापार किया कि आसपास के गांव से घी लाना, उस घी को फिर वापस जमाना, गरम करके तैयार करके और डब्बों में भर के उसको प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भेजते थे। इस प्रकार से जो व्यापार चलता था, उसी व्यापार को आगे बढ़ते हुए हमारे ताऊ जी मोतीलाल जी, उसके बाद में हमारे पिताजी ने टीचर रहे। टीचर के बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर ऑयल मिल डाली, और वहाँ से हमारा ये परंपरागत जो व्यापार है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, तो उसी को हम आगे बढ़ाया। जो व्यवसाय रहा है वो कृषि उत्पादों के आसपास इर्द गिर्द ही रहा है। सरिता जी, मैं आपके पास आऊंगा, और जीपीएस की आज जो मैंने उसको पढ़ा भी, उसके बारे में रिसर्च भी की। जीपीएस दरअसल नाम कैसे पड़ा, इसको कैसे आपने सोचा, क्या थॉट प्रोसेसिंग थी इसको शुरुआत करते समय, आपसे जानना चाहूँ। सर्वप्रथम तो नवग्रह की नगरी खरगोन में मैं जी न्यूज़ का स्वागत करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और जेम्स ऑफ खरगोन निकालने की एक छोटी सी कोशिश की है। अब यदि आप जीपीएस की बात कर रहे हैं, तो जीपीएस खुली आंखों से देखा हुआ एक सपना है, जो कि मैंने मेरे पति अशोक महाजन जी के साथ देखा, और वो आज सच होकर हमारे सामने है। तो जीपीएस अर्थात गोकुलदास पब्लिक स्कूल, और इसकी शुरुआत हमने 2004-05 में की थी। एक अच्छी बात बताना चाहूँगी कि बच्चे सामान्यतया अपने माँ बाप के जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके नाम पर कुछ करते हैं, लेकिन हम दोनों ने यह विचार किया कि हम इस स्कूल का नाम अपने पिता को जीते जी देंगे, और हमने स्कूल का नाम, मेरे फादर इन लॉ गोकुलदास जी हैं, और आज वो हैं जो कि 89 ईयर्स के हैं, और वो आज भी एक्टिव है, और उन्हीं के नाम पर हमने स्कूल का नाम रखा, गोकुलदास पब्लिक स्कूल। और इसमें मेरे पूरे परिवार ने सहयोग दिया। मैं एक हाउसवाइफ थी, और मुझे हाउसवाइफ होने के बाद घर से बाहर निकालकर एक प्लेटफॉर्म दिया गया, और हम स्कूल को रन कर रहे हैं और कुछ खरगोन शहर में देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं जीपीएस की आगामी योजनाओं को समझूं, ऐसे वक्त में बहुत सारी चीज आप दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको अभी भी चुनौतियां लगती हैं कि जीपीएस आगामी 5 वर्षों में इनकी तरफ अब आगे बढ़ रहा है? सर, यदि चुनौतियां नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष होना जरूरी है। संघर्ष के बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी संस्था में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बिजनेस हो, विज़न होना बहुत ज़रूरी है। बिना विज़न के आपका वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम आगे 5 साल की बात करें, तो खरगोन शहर वासियों के लिए बहुत ही, फिर से कहूँगी कि गौरव प्राप्त हुआ है कि हमारा स्कूल सैनिक स्कूल भी बनने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो इस बात पे। अब गोकुलदास पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए 60% बच्चे ऐसे होंगे सैनिक स्कूल में जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हें 60% बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन की पात्रता होगी, और 40% बच्चे खरगोन के अलावा पूरे भारत देश से एडमिशन देकर आएंगे। तो यहाँ पर अभी आपने समाज के योगदान की बात भी कही थी मुझसे, तो ये भी एक योगदान होगा कि हमारे शहर में कई लोगों को इन 40% बच्चों के कारण और नया रोजगार मिलेगा, आर्थिक रूप से सक्षमता भी प्राप्त होगी। तो इस सैनिक स्कूल जब आएगा तो हमारे यहाँ पर और टेक्नोलॉजी आएगी स्कूल में, और नया परफॉर्मेंस आएगा। जैसे एनसीसी हमारे पास है, लेकिन एनसीसी का अब पूरा कमांड हम पर होगा, और हमारे बच्चों को बहुत ही प्रॉपर वे में समुचित शिक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि स्कूल जब 10 घंटे का होगा, जो सैनिक स्कूल के बच्चे होंगे उनके लिए, तो आप सोचिए कि जब एक बैच हमारी 6 घंटे की होगी, जो कि खरगोन के बच्चों के लिए होगी, और एक बैच हमारी सैनिक स्कूल की 10 घंटे की होगी। आप सोचिए कि जब बच्चा 10 घंटे में स्कूल में रहेगा तो वो क्या नहीं सीखेगा, वह अनुशासन सीखेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीखेगा, और कैसे जीवन जीना है
मुझे और देश के लिए क्या करना है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये स्कीम निकाली है कि पब्लिक प्राइवेट फर्म के साथ हम लोग सैनिक स्कूल लेकर आए। अभी तक मध्य प्रदेश में सिर्फ रीवा में ही सैनिक स्कूल था, अब 3 स्कूल और आए हैं, उसमें एक गोकुलदास पब्लिक स्कूल का नाम है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। अग्रवाल साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। जब के ग्रुप को हम देखते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है, और एक चीज हम देखते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इतना भविष्य को बड़ी अच्छे तरह से निहारते हैं, मेक इन एमपी जो एक थॉट प्रोसेस है, जो एक विजन है, वो कैसे पूरा होगा सर? क्या कहता है आपका अनुभव इतने सालों का? देखिए, मुझे मध्य प्रदेश की पॉलिसी बनाने की जो बोर्ड होता है, मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन बोर्ड में भी मुझे सदस्य 4 साल रहने का सौभाग्य मिला जी। लेकिन ये सब मंचों से ज़रूर कहा गया कि मेक इन एमपी, लेकिन पिछले 10 साल से कोई भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को सरकार का सपोर्ट नहीं रहा, क्योंकि उनका जो प्रोक्योरमेंट होता है वो हैदराबाद से होता है, बेंगलोर से होता है, पूना से होता है, या अहमदाबाद से होता है, राजकोट से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं होता है। और इस बात को हमने बार बार प्लेटफॉर्म से उठाए, हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद है कि हम क्वालिटी नहीं बना सकते या हम क्वालिटी दे नहीं सकते। उनको अपने प्रदेश के उद्योगपतियों पे विश्वास नहीं था। जी सर, और अगर इस चीज़ को हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्या आपके सुझाव रहेंगे? आपने कहा कि बहुत सारी संभावनाएं हैं खरगोन ज़िले में, तमाम यहाँ की जो आसपास की विधानसभाएं हैं वहाँ पर, क्या संदेश है, कैसे बेहतर काम किया जा सकता है? देखिए, ये इंडस्ट्री, यहाँ पर सारी संभावनाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर बेस में भी यदि हम मक्का को लेके भी अगर प्रोडक्ट्स देखें तो मक्का का ग्लूकोज बनाने से लेकर उसका सायरप बनाना, उसके स्टार्च बनाना, उसमें माल्टोज बनाना, उसके कम से कम में 22 प्रोडक्ट होते हैं। जो हम टूथपेस्ट करते हैं उसका जो स्वीटनर होता है वो भी मक्का से बनता है। मतलब हम 22 तरह के प्रोडक्ट मक्का से बना सकते हैं, और मक्का हमारे यहाँ 12 महीने आती है जी। वैसे ही कि हम यहाँ पर जो चना आता है, डॉलर चने से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, गेहूं के बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। कपास की वैल्यू एडिशन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी बहुत आवश्यकता है, मध्य प्रदेश में वैसे ही बहुत कम है। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि मध्य प्रदेश शासन ने नेगेटिव इंडस्ट्रीज़ में एक चीज़ में बहुत अच्छी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में एडिबल ऑयल खुद पैदा कर सकता है, करता जी, है जी। कॉटन सीड ऑयल खाने में सबसे अच्छा होता है, केवल 0.1% FFA होता है, फ्री फैटी एसिड, और उससे मतलब मूंगफली तेल में 1% होता है, और सोयाबीन के अंदर 0.5% होता है। लेकिन हम कॉटन सीड का वो तेल को प्रतिबंधित उद्योग में मध्य प्रदेश ने रखा हुआ है। इस बात को हमने प्ली किया, पिछली सरकार में उसको हटाया गया, जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि 10 लाख क्विंटल हम तेल पैदा करते हैं जो यहाँ पर उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ रिफाइनरी नहीं है। वो पूरा जाता है गुजरात, और गुजरात से रिफाइन होके फिर हमारे यहाँ खाने को आता है। वाकई ये इतने बेहतरीन अनुभव सर ने साझा किए हैं कि किस तरह से काम कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस चीज़ के लिए होना चाहिए। और वो कहते हैं ना सर कि खुद ब खुद नहीं तर्जे सुखन आया है, अपनी उम्र खफाई है तब जाकर फन आया है। तो ये जो अनुभव हैं ये किताबों में आपको शायद ना मिले। सरिता जी, आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। जीपीएस आज सफलता के बड़े पैमाने पर खड़ा है, आप भी मानती हैं, हम भी देख रहे हैं। इसका आज अतीत में आप देखेंगे और श्रेय किसको देना चाहेंगी? किसी भी संस्था को चलाने के लिए पूरे कुटुंब की ज़रूरत होती है, तो श्रेय किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। मेरे इस कारवां में बहुत सारे लोग शामिल हैं
कई लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, कई अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। सर्वप्रथम तो मैं श्रेय देती हूँ मेरे खरगोन शहर की जनता को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, क्योंकि जब हम 2004 में स्कूल लेकर आए थे तब खरगोन में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जहाँ पर कि इस तरह का एजुकेशन हम दे सके बच्चों को। तो खरगोन शहर की जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया और उसी विश्वास के बल पर आज बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं और देश विदेश में अपना स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं श्रेय देना चाहूँगी मेरे उस पार्टनर को जिसने मेरा खुली आंखों से देखा हुआ सपना पूरा करने की कोशिश की। साथ ही विदाउट फॉरगेट मैं अपने पूरे परिवार को, जिसमें स्पेशली मेरे फादर इन लॉ जो कि मेरे एक भी दिन स्कूल ना जाने पर नाराज होते थे, मेरी सासू माँ जो कि मुझे प्रेरित करती थी कि आज बेटा तुम स्कूल नहीं गई, क्या बात है, स्कूल नहीं जाना है। नहीं तो ये होता है कि मदर इन लॉ को ही रहता है घर का ये काम कौन करेगा, कौन देखेगा, कब कैसे होगा। लेकिन उनके मेरे पूरे परिवार के सहयोग से हम लोग आज इस मुकाम तक पहुँचे। तो श्रेय एक व्यक्ति का नहीं होता, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत है। बहुत अच्छी बात है ये कि जो श्रेय है आप वो एक बंद मुट्ठी को दे रही हैं, ना कि उन 5 उंगलियों को जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और चलते चलते अग्रवाल साहब, आपका एक संदेश उन युवाओं के लिए मैं लेना चाहूँगा जो इतने बेहतरीन आपके अनुभवों को लेकर एक इस दिशा में अपना भविष्य तराश सकते हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है? युवाओं को जो नौकरी की तरफ दौड़ते हैं उन्हें अपना स्वयं का काम करना चाहिए। जो मुख्य बात होती है कि आप काम क्या करें, तो आपका जो ज्ञान है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो या उसके सहायक जिस हिसाब से आप करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर मैंने LLB किया है और मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष खराब किए, लेकिन उसमें से मैं केवल 25% वह उपयोग कर पाऊंगा जो लीगल में अपने व्यापार में काम करता हूं। ऐसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद में हम काम दूसरा करते हैं। यदि मैं एक उदाहरण और बताना चाहूँगा कि प्रदूषण विभाग में जितने अधिकारी थे वो एक भी टेक्निकल नहीं थे। कोई BA था, कोई MA था। मैंने कहा साहब आप BA और MA हो और आप यहाँ पर जो है प्रदूषण का प्रदेश का पूरा संभालते हो। बोले कि गवर्नमेंट ने सर्विस दी है, हम कर रहे हैं। तो अब ये प्रदेश में इस प्रकार का जो एजुकेशन है उसके बजाय आपका जो एजुकेशन है उस दिशा में हमको काम करना चाहिए। और काम यदि आप निष्ठा से, ईमानदारी से करते हैं तो चाहे जितनी असफलताएं हों, अंतोत्तगत्वा आप सफल अवश्य होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। और चलते चलते सरिता जी आपसे भी एक राय में लेना चाहूंगा, किस तरह से आप लोगों को अवेयर करेंगी, एक आखिरी सीख, एक संदेश छात्रों को भी और पेरेंट्स को भी, दोनों के लिए। जी बिल्कुल, अभी समय की बहुत ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को और पेरेंट्स को, दोनों के पास समय नहीं है। बच्चा स्कूल आता है और स्कूल से अपनी पढ़ाई, खेलकूद भी बहुत कम होता है जितना होना चाहिए। अभी तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं थोपे हुए सपने हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि जो आपको नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दूंगा, ऐसा मत सोचिए। उसे अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान दीजिए। उन्हें क्वालिटी टाइम तो सब देते हैं कि जब माता पिता घर पर होते हैं, बच्चा साथ में बैठता है, हम लोग लंच कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। तो मैं सारे अभिभावकों को कहती हूँ कि आप क्वालिटी टाइम दीजिए, आप बच्चों को रिवार्ड्स दीजिए, उनसे भावनाओं के साथ कनेक्ट होइए। वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात बहुत आराम से सुनिए और कभी उन्हें कंपेयर मत करिए कि तुम सेकंड आए हो। आप ये देखिए कि कोई तो थर्ड आया है, आप उससे ये मत कंपेयर करिए कि वो फर्स्ट आ गया। यदि वो सेकंड भी आया है तो आप उसे रिवार्ड दीजिए, उस रिवार्ड से ही वही खुश होगा। और जहाँ तक मोबाइल की बात की जाती है तो बच्चा मोबाइल मांगता है ना, आप उसे दीजिए। आजकल आदत हो गई है कि बच्चा खाना भी खाने बैठता है तो वो माँ को बोलता है पहले आप, और मम्मी भी चाहती है कि मोबाइल ले ले और खाना खा ले। नहीं,
आप मोबाइल दीजिए, उसे वीडियो गेम खेलने दीजिए, पहले उसे बोलिए कि तुम रिसर्च करके आओ, गूगल है, आप गूगल पे जाकर मुझे एक टास्क दीजिए आप बच्चों को कि आप सर्च करके आइए और मुझे बताइए कि इस वीडियो गेम के आपको क्या अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, और निश्चित रूप से मुझे ये भी मिलेंगे कि इसके क्या दुष्परिणाम है। बच्चा खुद ब खुद उन चीज़ों से दूर होगा और वो वही सोचेगा कि मुझे इसमें से क्या अच्छा ढूंढना है, मुझे गूगल बाबा क्या अच्छे से अच्छा दे सकता है। तो हम अच्छे की और सकारात्मकता की ओर बच्चों को ले जाएं, उनमें पॉजिटिविटी डालें। मैं सर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पैंडेमिक टाइम में बच्चे इतना डिप्रेस हो गए थे कि WHO ने एक सर्वे किया था और हमारे देश में 11,396 बच्चों ने उस दौरान 11 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों ने सुसाइड किया था, ओनली फॉर प्रेशर। क्योंकि सबका प्रेशर था, स्कूल का प्रेशर था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहती हूँ कि प्लीज़ आप बच्चों पर प्रेशर मत बनाइए, वो जो करना चाहता है, उसकी जो बनने की इच्छा है। अभी अभी एक बच्चा है सुमित करके, उसके माता पिता दोनों इंजीनियर हैं, IITian हैं, और उन्होंने उस बच्चे से ये ख्वाहिश की थी कि आपको एम्स में डॉक्टर बनना है, और लास्ट में यही हुआ कि वो बच्चा इतना टॉलरेट नहीं कर पाया, और इतने अनुभव वाले माता पिता और इतने सुशिक्षित माता पिता, उस बच्चे ने, अभी की ही बात है पिछले 2 महीने की, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। मैं माता पिता से ये भी कहूँगी, बच्चों को तो बाद में कहूँगी कि क्यों इतना प्रेशर है कि आपको सिर्फ IITian बनना है, डॉक्टर बनना है। यदि ऐसा होता तो आज हमारे भारत देश में सिर्फ IITian और डॉक्टर ही पैदा होते। कोटा में पिछले 2 महीने में आज 30 बच्चों ने सुसाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो नहीं बनना चाहते थे IITian, नहीं बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन माता पिता की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा वहाँ पर। तो बच्चों, पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि एहसान कीजिए मगर मुफ्त का एहसान मत कीजिए। ये सलमान खान ने एक डायलॉग दिया था। तो बच्चों पर एहसान जरूर करो, बट ऐसा एहसान भी मत करो कि बच्चे गर्दिश में चले जाए और आत्महत्या करने का प्रयास करें। जोरदार तालियां इस बेहतरीन संदेश के लिए होना चाहिए। वाकई आज मेरा भी मन नहीं कर रहा है इस सेशन को समाप्त करते हुए, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमा का ज्ञान होना बहुत जरूरी चीज है और उसका ध्यान होना भी बहुत जरूरी चीज है। आप दोनों का, सरिता जी आपका, कैलाश अग्रवाल जी आपका, आप मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, समय दिया, बहुत धन्यवाद।